हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम और इस पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम त्रिभुजों में समरूपता की कसौटियां और इन पर आधारित जो प्रमेय हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुजों में समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं समरूप होते हैं यदि सबसे पहला क्या, उनके संगत कोण बराबर हों। यदि उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। समान अनुपात में हो, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं यदि दिया गया है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F और इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, AB के संगत भुजा क्या है? DE। AB/DE बराबर BC/EF बराबर CA/FD। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके? त्रिभुज DEF के। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं क्योंकि इनके संगत कोण बराबर है। कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के और कोण C बराबर कोण F के और संगत भुजाएं समान अनुपात में है। AB/DE बराबर BC/EF बराबर CA/F। ठीक है बच्चों। अब आइए समरूपता की कसौटियां और इन पर आधारित प्रमेय। सबसे पहले समरूपता की कसौटी पहली है AAA समरूपता, कोण समरूपता। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, तब उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, अतः इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। इस समरूपता को कहेंगे कोण समरूपता। तो आइए देखते हैं। दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज DEF। दिया है दोनों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या दिया है? इनके संगत कोण समान है। कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के और कोण C बराबर है कोण F के। कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर है
कोण F, ये प्रश्न में हमको दिया है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। देखिए, दो त्रिभुजों के समरूप होने की दो कंडीशन होगी, दो शर्तें होती। पहली कि उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरी उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में। इस प्रमेय में देखिए कोण समरूपता में दिया गया है कि दोनों त्रिभुज ABC और DEF के संगत कोण बराबर है। अब हमें करना क्या है, हमें इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में सिद्ध करनी है। यदि हमने इनकी संगत भुजाओं को समान अनुपात में सिद्ध कर दिया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। यदि हम इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में सिद्ध करते हैं तो यहां से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के हो जाएगा। अब आइए रचना, अगला पार्ट है हमारा रचना। रचना में क्या करना है, देखिए DE पर कोई एक बिंदु हमने ले लिया P और DF पर कोई बिंदु ले लिया Q। इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP और AC बराबर किसके हो, DQ। ठीक है, DE तथा DF पर बिंदु P तथा Q इस प्रकार लीजिए, इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लीजिए कि AB बराबर DB तथा AC बराबर DQ। इस प्रकार लीजिए कि AB बराबर किसके हो, DB के, और AC किसके बराबर हो, DQ के। P तथा Q को मिला है, क्या करेंगे हम, P तथा Q को मिला है। ये भाग है हमारा रचना, P तथा Q को मिला है। अब आइए उपपत्ति। किसी भी प्रमेय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उपपत्ति। अब आइए उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ है, इन्हें हमें क्या करना है, सर्वांशम करना है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में सबसे पहले AB बराबर है DP के, कारण क्या है, रचना से। AB बराबर DP, कारण क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, रचना से। और दूसरी भुजा देखिए ABC की दूसरी भुजा है AC बराबर होगा DQ के, AC बराबर DQ के। यहाँ पर भी हम कारण क्या लिखेंगे, रचना से। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं, और कोण A बराबर कोण B, ये प्रश्न में दिया गया है। कोण A किसके बराबर है, कोण B के लिए हमें प्रश्न में दिया है हमें कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, समान कोणीय है। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है कोण A बराबर कोण D। तो अब देखिए क्या मिलेगा हमें, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज DPQ। कौन सी प्रमेय से, SAS सर्वांशमता प्रमेय से। SAS सर्वांग समता प्रमेय से दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो क्या होता है, उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर। यदि दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहां से मिलेगा कोण B बराबर कोण P के। क्या मिलेगा, त्रिभुज ABC में कोण B त्रिभुज DPQ में कोण B के बराबर है, और दूसरा क्या मिलेगा, कोण C बराबर होगा कोण
Q, कोण C बराबर कोण Q। यहाँ पर क्या लिखेंगे, CP सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब आइए BC बराबर PQ, BC बराबर किसके होगा, PQ के होगा। अब देखिए प्रश्न में दिया गया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के। कोण B किसके बराबर है, कोण E के, और कोण C किसके बराबर है, कोण F के। देखिए प्रश्न में दिया गया है A बराबर D है, D बराबर E है और C बराबर है F के। तो यहाँ पर देखिए कोण C बराबर है कोण F, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए यहाँ इसको मान लेंगे समीकरण 1 और ये मान लेंगे हम समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए कोण B बराबर है कोण P के और कोण B बराबर है कोण E के। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर है, दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए रिजल्ट मिलेगा हमें समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिलेगा, कोण P बराबर होगा कोण E के। और दूसरा देखिए कोण C किसके बराबर है, कोण Q के, और कोण C बराबर कोण F के। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। कोण Q बराबर मिल जाएगा कोण F, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, कोण P बराबर मिल गया कोण E के और कोण Q बराबर मिल गया कोण F, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मिलेगा क्या हमें, इसके बाद कोण P बराबर है कोण E के और कोण Q बराबर है कोण F। ये कब संभव है, यह तभी संभव है जब PQ समांतर हो इसके EF। देखिए कोण P और कोण E क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यहाँ पे लिख देंगे अगले स्टेप में, अतः PQ समांतर BC EF, अतः PQ समांतर है EF। क्यों, कोण P बराबर है कोण E के, कोण Q बराबर कोण F, अभी हमने सिद्ध किया, ठीक है। संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो, अतः PQ समांतर EF। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं संगत कोण अभिग्रही। क्या लिख सकते हैं, संगत कोण अभिग्रही। संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो। अब आइए त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में PQ समांतर है EF। क्या दिया है, देखिए त्रिभुज DEF में PQ समांतर है EF, ठीक है। अब यहाँ फेल्स की प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फेल्स की प्रमेय से फेल्स की प्रमेय से देखिए क्या मिल जाएगा, dP/PE बराबर, देखिए PQ समांतर EF के, फेल्स की प्रमेय लगाएंगे, dP/PE बराबर dQ/QF बराबर क्या होगा, dQ/QF। अब हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम करने पर क्या मिलेगा हमें, PE/dP बराबर QF/dQ। क्या किया हमने, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे, PE/dP +1 बराबर QF/dQ +1। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे। इसके आगे का देखिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। देखिए एलसीएम क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर एलसीएम हमें dP मिल जाएगा, इसके बटे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, इसके बटे भी क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, dP आ जाएगा। dP एलसीएम ले लेते हैं,
क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर PE प्लस DP बराबर में, देखिए एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, इसके बटे 1 मानेंगे 1 और DQ का एलसीएम क्या आएगा, DQ आएगा। DQ एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर QF प्लस DQ, क्या मिलेगा QF प्लस DQ। अब जोड़िए PE और DP को जोड़िए, देखिए PE प्लस DP जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, DE प्राप्त होगा अपॉन DP बराबर QF प्लस DQ, QF प्लस DQ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें DF प्राप्त होगा, DF अपॉन DP। अब देखिए DP किसके बराबर है, रचना से देखिए DP किसके बराबर है, AB। रचना में दिया गया है DP बराबर है AB के और DQ बराबर किसके है, AC के। तो यहाँ पर DP के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, DP के स्थान पर हम AB लिख देंगे और DQ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। अब यहाँ व्युत्क्रम करेंगे AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF। यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर इसको क्या मान लेंगे, समीकरण क्या मिला देखिए AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF। इसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो इसी प्रकार हमें ये रिजल्ट भी प्राप्त होगा AB अपॉन, इसी प्रकार AB अपॉन DE बराबर क्या मिलेगा हमें, BC अपॉन EF। AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 बचा, AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF और AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या मिल गया हमें, AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर तीसरी हो जाता है AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। देखिए क्या मिल गया, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो गई। AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। और साथ में क्या दिया है, इनके संगत कोण समान है। ये कोण समरूपता पहले प्रश्न में दिया गया था, प्रमेय में दिया गया था, दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, समान है तथा कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर क्या दिया गया था, कोण F। तीनों कोण भी बराबर है, कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के और कोण C बराबर कोण F। ये हमें दिया गया है और हमने दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, हमने इनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में कर दी। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। क्या सिद्ध होता है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इस समरूपता को क्या बोलेंगे, कोण समरूपता। क्या है, यदि दो त्रिभुजों के संगत तीनों कोण बराबर हों तो यदि हम उनकी संगत तीनों भुजाएं समान अनुपात में कर दें तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस समरूपता को बोलते हैं कोण समरूपता। ठीक है बच्चों। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Myself Jyoti Mishra and this is my second video of the chapter जन संघर्ष और आंदोलन। हमने अपने पुराने वीडियो में
और इसके इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो जन संघर्ष और आंदोलन है किस प्रकार से ये राजनीति को प्रभावित करते हैं, और राजनीतिक रूप लेने के बाद मैंने आपको नेपाल और बोलिविया के उदाहरणों के साथ में भी इस जो है संघर्ष को और आंदोलनों को आपको क्लियर किया कि किस तरीके से नेपाल में जो है लोकतंत्र को वापस पाने के लिए युद्ध हुआ, और युद्ध ही कह सकते हैं उसको क्योंकि ये जन संघर्ष था और इसमें जनता ने हिस्सा लिया था। और एसपीए जिसका उदाहरण दिया था मैंने, जो कि 7 राजनीतिक दल, जो कि नेपाल के 7 राजनीतिक दल हैं, उन्होंने मिलकर एक गठबंधन किया जिसे हम एसपीए बोलते हैं, और उन्होंने जो है वो जो राजा ज्ञानेन्द्र उस समय थे जिन्होंने लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को तुरंत लाया और उन्होंने सारी शक्तियां जो है वो अपने हाथ में ले ली। तो उसके लिए उन्हें एक अल्टीमेटम दिया गया जिसके अंतर्गत 2-3 डिमांड्स उन्होंने अपनी रखी थी, जिस डिमांड में एक तो निर्वाचित संसद की स्थापना थी और दूसरा निरंकुश शासन को समाप्त करना था और लोकतंत्र को वापस लाना था। तो इस तरह से नेपाल का उदाहरण था। और बोलिविया में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसको जलापूर्ति का जो एक अधिकार होता है, सरकार ने जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंपा था, जिसका उस प्राइवेट कंपनी ने फायदा उठाया और उन्होंने जल के दाम को कम से कम 4 बार तक ऊपर बढ़ा दिया, जिससे वहां की जनता को बहुत प्रॉब्लम्स हुई और उन्होंने जन संघर्ष को किया। और जिसका जो है वो निष्कर्ष क्या निकला कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अफसर थे वो चले गए और मजबूर होकर सरकार को उस अधिकार को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दोबारा देना पड़ा। अब इसी में ही जो ये हमने उदाहरण पढ़े जन संघर्ष और आंदोलन के, आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगी कि मैंने आपको 3 चीजें बताई थी जब उसका निष्कर्ष निकाला था कि किसी भी लोकतंत्र को बनाने के लिए ये जो है राजनीतिक संगठनों का होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो राजनीतिक देखिए 2 तरह से होता है, संगठन 2 तरह से बनेंगे, या तो हम उनको राजनीतिक दल के रूप में बनाएं जिसमें हम चुनाव जीतते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हम सरकार के एक हिस्से बन जाते हैं और हम जो है वो सरकार बनाने में, या फिर जो है वो अपोजिट पार्टी के रूप में हम वहां तक पहुंचते हैं और अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से सरकार के सामने रखते हैं। एक तो तरीका ये होता है, बट जो दूसरा तरीका होता है अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें क्या होता है, हम जो अप्रत्यक्ष तरीका है हम उसमें एक राजनीतिक संगठन बनाते हैं और उसमें क्या होता है, हम लोग जनमत के जो जनता का मत होता है, जो जनता की कहते हैं डिमांड्स होती हैं या उनकी कोई समस्या होती है या उनका कोई जो है वो मुद्दा होता है, जब हम उसको लेकर हम कोई संगठन बनाते हैं और हम अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के ऊपर जो है वो एक दबाव डालते हैं, तो वो कहलाते हैं दबाव समूह। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दबाव समूह, क्योंकि जो जन संघर्ष और आंदोलन होते हैं वो दबाव समूहों के द्वारा होते हैं, जिन्हें दबाव कौन बनाता है, जनता मिलकर बनाती है या अलग अलग होते हैं। कोई दबाव समूह सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ जनता में भी, जैसे कि हमने नेपाल में पढ़ा एसपीए था जिसमें कि शिक्षक वकील ये सब जुड़े हुए थे। फिर हमने एक फेडेकॉल करके हमने एक संस्था पढ़ी, एक संगठन था जिसमें कि पर्यावरणविद शामिल थे, क्योंकि वो जलापूर्ति से रिलेटेड जो है वो समस्या थी, तो उसमें पर्यावरणविद भी आए थे क्योंकि वो जल से ही संबंधित थे और जल हमारे पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि ये दबाव समूह क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं और किस तरह से ये राजनीति पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने लाभ के लिए जनता की नीतियों को सरकार के समक्ष लाते हैं और निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। मतलब ये जो दबाव समूह होते हैं इनका अपना भी हित होता है, बट ये जनहित को भी लेकर चलते हैं कि जनता का क्या हित है। तो ये क्या करते हैं कि अपने लाभ के लिए जनता की नीतियां, हमारी जनता की कोई नीति है, कोई मुद्दा है, कोई समस्या है, उसको सरकार के समक्ष लाते हैं और इनडायरेक्ट रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये सरकार की निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। मतलब कि कभी कभी सरकार को मजबूर होना पड़ता है, जैसा कि हम ऑलरेडी नेपाल और बोलिविया के एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि सरकार को मजबूर होकर अपने निर्णय को बदलना पड़ता है और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित भी कर देते हैं।
ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके मैंने एग्जाम्पल्स लिखे। एक तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं, पहली चीज। दूसरा, इसमें जो भी लोग होते हैं, दबाव समूह जो भी बनते हैं, वो या तो एक ही पेशे के होते हैं, वो अपना एक समूह या राजनीतिक संगठन बना लेते हैं, या फिर उनका हित एक होता है। हो सकता है पेशे अलग अलग हो, बट हित मान लीजिए वेतन को लेकर है, तो अब कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, बट है वो अलग अलग पेशे के, बट उनका हित एक है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए या हमें मिले या जो भी उनकी समस्या है। और फिर या फिर कोई एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, मतलब कि सबकी एक ही उद्देश्य हो किसी भी तरह का, ठीक है। तो इसके साथ साथ इनको जनता का भी योगदान मिलता है, जनता के हित में होता है, जनता को योगदान मिलता है, और जो इनकी निर्णय प्रक्रिया होती है वो थोड़ी लचीली होती है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ लिखित प्रमाण नहीं होता। जैसे सरकार की जो नीतियां होती हैं वो लिखित होती है, वो जल्दी से बदली नहीं जा सकती है, बट जो दबाव समूह होते हैं इनकी जो प्रक्रियाएं होती है, नीतियां होती है, वो थोड़ी लचीली होती है, और वो उसमें समय समय के हिसाब से उनमें परिवर्तन भी कर लेते हैं, और ये राजनीति को प्रभावित भी करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अब देखिए दबाव समूह के प्रकार। दबाव समूह 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खंड रुचि समूह। खंड रुचि समूह क्या होते हैं बच्चों, कि इसमें मतलब कि बहुत ज्यादा लोग एक साथ इन्वॉल्व नहीं होते, ये किसी एक पर्टिकुलर समूह के लिए होता है, मतलब कि किसी 2 राज्यों के बीच में। अब देखो कोई चीज जनहित का बनती है जब उसमें सारे राज्य शामिल हो सकता है कि 2 जो है राज्यों के बीच का मसला अगर है तो वो खंड रुचि समूह के अंदर आता है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया है INBA, I से इंडिया, B नीदरलैंड, B से बिजनेस और A से एसोसिएशन। ये इंडिया और नीदरलैंड का बिजनेस एसोसिएशन एक समूह बना था, ये भी एक राजनीतिक संगठन बना था, जो सिर्फ इंडिया और नीदरलैंड, सिर्फ 2 देशों के बीच में बिजनेस एसोसिएशन को लेकर बनाया गया था। अब जब कोई सारे विश्व के देश को मिलकर कोई चीज संगठन बनती है तो वो जनहित समूह में आती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया BAMCEF, जैसे कि इसमें क्या था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, और हिंदी में बोलेंगे अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक समूहों के कर्मचारियों की एक संस्था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संस्था। तो इस तरीके से कि BACF जो बना, तो इसमें क्या थे, जितने भी अल्पसंख्यक होंगे, जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति, तो इसमें क्या हुआ, एक जनहित समूह बना। क्लियर हो गया? तो दबाव समूह पहला तो खंड रुचि समूह, जिसमें एक पर्टिकुलर कुछ लोगों का होता है, किसी एक सेक्शन का होता है, और जो जन समूह होता है, जनहित समूह होते हैं, वो काफी से ज्यादा से लोग जिसमें शामिल होते हैं, उसमें हमारा ये जनहित समूह आता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको वामसेफ से दिया। ये वामसेफ है, आप उसको देखेंगे अगर कहीं पर भी नेट पे भी, तो आपको इसका डिटेल भी क्लियर हो जाएगा। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वामसेफ, ये, ठीक है। अब देखिए थर्ड होते हैं आंदोलन समूह। आंदोलन समूह क्या होते हैं, जो कि आंदोलन करते हैं, जिसमें कि मतलब ये भी काफी बड़ा आंदोलन, मतलब इसको भी हम लोग वृहद रूप भी बोल सकते हैं आंदोलन का। जैसे कि SPA था, जिसमें कि 7 राजनीतिक दल एक साथ जुड़कर आए, या फिर नर्मदा बचाओ। यहाँ पर मैंने एक्चुअली कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे जो हमारे दबाव समूह से रिलेटेड है, जिसमें नेपाल का आप लोगों ने पढ़ा, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो सरदार सरोवर बांध बना था, तो नर्मदा नदी के ऊपर, उसके लिए बहुत बड़ा जन संघर्ष हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। इसके बाद एक सूचना का अधिकार। पहले के समय में जो सरकार में, सरकारी संगठनों में, सरकारी ऑफिस में जो भी काम होते थे, जो भी जो है वो नीतियां बनती थी, उसकी सूचना जनता को नहीं मिलती थी, बट सूचना के अधिकार के द्वारा लोगों ने ये जो है वो अपना एक अधिकार अपना उठाया कि हमें भी पता होना चाहिए, हमें सूचना होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, तो उसको सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमने पढ़ा। और फिर नारी आंदोलन समय समय पर होते रहते हैं, आप लोगों ने देखा। तो नारी आंदोलन जो भी वो भी दबाव समूह एक संगठन ही बनाते हैं, और ये जनहित समूह में आ जाता है। और पर्यावरण को लेकर भी, जल को लेकर, जल पर को बचाने के लेकर, कभी पेड़ बचाने को लेकर जो आंदोलन होते रहते हैं समय समय पर, चिपको आंदोलन जैसे आपने देखा पढ़ा है, तो ये सभी हमारे जो है दबाव समूह के द्वारा ही होते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि
कोई जैसे कुछ संगठन या कुछ एक संगठन मिलकर इस तरह के पर्यावरण को लेकर समस्याओं को, प्रदूषण को लेकर या इस तरह की चीजों को लेकर चलते रहते हैं, लेकिन पर्यावरण ये हमारे जनहित समूह में आते हैं, क्योंकि इससे जन का हित होना है, ये सबके लिए ही होते हैं। तो इसमें हम आंदोलन में भी आ सकते हैं और ये जनहित समूह में भी। तो ये हमें पढ़े दबाव समूह के प्रकार। एट लास्ट द टॉपिक, दबाव समूह का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा। हम लोग जितने भी टॉपिक जो हैं वो इसमें पढ़ते हैं, इसमें आपके नागरिक शास्त्र में हमारे जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो, या धर्म हो, जाति हो, ठीक है, या फिर लिंग हो, नैतिक जो है वो मसले हो, हम हर एक चीज में आपने देखा होगा, हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं हम उन सबको राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि नागरिक शास्त्र का मतलब ही राजनीति है। तो राजनीति में सबका प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दबाव समूह का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहली चीज, ये जनमत को उछालते हैं। जनमत का मतलब वो चीजें, जैसे जो लोग डायरेक्ट सरकार को बना लेते हैं, सरकार तक पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, बट ये जनता की समस्याओं को, जनता के मत को उछालते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है, इनको जो ये सरकार है उसकी निर्णय प्रक्रिया को बदलना होता है, जो कि जनता के हित में नहीं है, इसलिए वो उनको बदलना चाहते हैं ताकि जनता के हित में हो, और इस तरीके से वो अपना प्रभाव बनाते हैं। जनता में लोकप्रिय हो जाते हैं। जनता तो आगे चल के जो राजनीतिक दल होते हैं या आगे चल के जो चुनाव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैं भी आपको और भी पॉइंट्स में बताऊंगी। ये जो दबाव समूह होते हैं, ये होते तो अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन धीरे धीरे करके ये अपना इतना लोकप्रियता हासिल करते चले जाते हैं कि लास्ट में जाके ये नए दलों का निर्माण तक कर लेते हैं। इन दबाव समूह के द्वारा ही राजनीतिक दल बनते हैं। सबसे मेन बात ये समझने वाली है कि यही दबाव समूह जो शुरुआत में जनता के बीच में एक राजनीतिक संगठन के द्वारा जिस प्रकार से जनता की जो है वो समस्याओं को या उनके मत को सरकार के सामने लाते हैं, तो इस तरीके से वो जनमत को उछालते हैं। जनता का उनको सहयोग भी मिलता है, क्योंकि जनमत है तो जनता का सहयोग मिलेगा ही। राजनीतिक दल का प्रभावित होना, और तो और ये दबाव समूह किसी एक पार्टी को भी सपोर्ट करने लगते हैं, तो ये राजनीति दलों को भी प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो मेन मुद्दा चल रहा होता है, या जो वर्तमान में एक करंट कहते नहीं, जो करंट मुद्दा चल रहा होता है, जैसे हमारे इंडिया में कभी बाबरी मस्जिद का चल रहा है, या कभी जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे मुद्दे चलते रहते थे, तो ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, उन मुद्दों को आगे लाते हैं। उन मतलब अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, इतने सालों से पड़े हुए इस मसले को हम हल कर देंगे, इस तरह के मुद्दे सामने लाना, तो ये राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करते हैं। इसके साथ राजनीतिक दल को बढ़ाते हैं। कभी कभी इनके सपोर्ट के द्वारा कोई छोटी सी जो पार्टी होती है वो काफी मजबूत हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। तो ये दबाव समूह बहुत ज्यादा राजनीति को इस तरीके से भी प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है, मैंने बार बार बताया, और लास्ट में मैंने बता दिया है कि इनके द्वारा नए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, क्योंकि ये दबाव समूह नए राजनीतिक दलों को भी निर्मित करने में सहायता देते हैं। अब ये हमने चैप्टर पढ़ा, बहुत इजी चैप्टर था, काफी इंटरेस्टिंग भी था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और कोई ऐसा इसमें टफ चीज नहीं थी जो न समझने वाली हो। ये सब वो चीजें होती हैं जो हम एक अपने आसपास वर्तमान में राजनीति में, आप टीवी खोलते हो, आप न्यूज देखते हो या पेपर पढ़ते हो, तो आप पर डे इस तरह की चीजें पढ़ते रहते हो कि किस तरीके से जनता ने आज ये मुद्दा उठाया, आज जनता की ये समस्याएं थी, किस तरह से कहाँ पे संघर्ष हो रहा है, किस तरह से लोग आंदोलन करते हैं। और आपने देखा होगा कि इन आंदोलनों का राजनीति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो पुराना गांधी जी के समय के आंदोलन हो, या आज वर्तमान में नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, सूचना का आंदोलन हो, या फिर नारी के आंदोलन हो, या पर्यावरण को लेकर आंदोलन हो। सारे आंदोलन अपना प्रभाव राजनीति पे, देश पे, जनता पे छोड़ते हैं, और इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड द चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। संस्कृत खंड का पाठ है वाराणसी। इस पाठ को
दिया माने ये, बीमा माने सच, शलील माने जल, तरंगाया माने तरंगों से, गंगाया माने गंगा, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित। अस्या कट्यानां मलयाकृति पंक्ति धवल्यां चंद्रिकायां बहुमानते। अस्या माने इसके, कट्यानां माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्तियां माने पंक्ति, धवल्यां माने सफेद, श्वेत, चंद्रिकायां माने चांदनी में, बहुराजते माने बहुत सुशोभित। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुशोभित होती। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यं अत्रायण। अगणित माने जिनकी गणना न की जा सके, जिनकी गिनती न की जा सके। पर्यटका माने यात्री, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर देशों से, नित्यं माने नित्य प्रति, और अत्रायण यहाँ आते हैं। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से नित्य प्रति यहाँ आते हैं। अस्या कट्यानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्या माने इसके, कट्यानां माने घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, बहु प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार इसी पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखिए बच्चों। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ नित्य प्रति आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यं ज्योति लोकते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की, दिव्य माने अलौकिक, अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। अधुना माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा, सततं माने निरंतर, प्रवाहित माने बह रही,
एक बार फिर से पूरे का हिंदी अनुवाद सेकंड पैराग्राफ का। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना भी आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है, जो लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य यानी उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, नित्य तेतला विश्वविद्यालय। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं। तेषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलति। यहाँ नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित चल रहा है। बच्चों, तीसरे पैराग्राफ में है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा के विस्तार। ऐसा माने ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यथा एव संस्कृत वर्णः संस्कृते सर्वथा सर्वथा प्रचलित। और यहीं से संस्कृत साहित्य, वर्णः माने क्या होता है? साहित्य। और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक माने क्या होता है? प्रकाश। सर्वत्र माने सभी जगह, प्रशस्ता माने फैला। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा से गोत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरवत्। मुगल युवराज दारा से ने अत्रागत माने यहाँ पर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। साथ ऐसा ज्ञानेन तथा प्रभावता अभवत्। वह उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। यद्यते तब उसने उपनिषदानां अनुवादा पारसी भाषायां करता। तब उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इसी का हिंदी अनुवाद देख लें। ऐसा नहीं, ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यथा एव संस्कृत वर्णः संस्कृते सर्वथा सर्वथा प्रचलित। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। साथ ऐसा ज्ञानेन तथा प्रभाविता। वह उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। और यद्यतेन
यह नदी विविध धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन है, न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नदी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में इनकी सभी जगह प्रशंसा की जाती है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यह निजाम प्राचीन परंपरा ईरानी में परिपालित है। यह अपनी पुरानी परंपराओं का इस प्रकार पालन करती है। उसी प्रकार कवियों ने भी गाया है, मरणा मंगला में विभूत से विभूषण, जहाँ मरना मंगलकारी होता है, जहाँ भस्म आभूषण होती है, कौपीने मत कोशे, जहाँ लंगोटी बेसुरी होती है, वे कसम किसके द्वारा मापी जा सकती है। बच्चों, मैंने आपको पूरा लेसन वाराणसी पढ़ाया। आपको हिंदी अनुवाद अपनी होम वर्क कॉपी में बनाना है। पैराग्राफ वाइज आदंत, संदर्भ और प्रसंग डालना। संदर्भ आप पहले पैराग्राफ में एक ही बार डालेंगे, तो हिंदी अनुवाद पूरे लेसन का बनाएंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी लर्न करेंगे। आज के लिए बच्चे